नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के चुनाव, सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है कि आखिर क्या होगा, क्या प्रोसीजर्स होंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है, खुशी की बात यह है कि रीवा से जो दो लोग नॉमिनेट हुए हैं, जो ऊपर पहुंचे हैं, उनमें अखंड प्रताप सिंह हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, बधाई। ये जो अचीवमेंट रीवा को मिलने वाला है। सर, एक छोटा सा ब्रीफ मैं चाहूँगा कि कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, जिसका अब लोगों को, अधिवक्ताओं को बेसब्री से इंतज़ार है। पूरे प्रदेश में करीब 55-60 हज़ार अधिवक्ता हैं जो एनरोल्ड हैं, और वो लोग मिलकर 25 लोगों का चुनाव करते हैं राज्य अधिवक्ता परिषद के लिए। एक बॉडी, स्टेट बॉडी ये होती है जो अधिवक्ताओं के कल्याण का, अधिवक्ताओं के सनद माने रजिस्ट्रेशन से लेकर उनके कल्याण का, उनके रेगुलेशन का सारा काम करती है ये बॉडी। इसमें 25 सदस्य होते हैं। तो वो 25 सदस्यों का चुनाव पूरे वोटर्स मिलकर करते हैं। पूरे प्रदेश में 2500 के 25 सदस्य पूरे प्रदेश में लड़ते हैं और पूरे प्रदेश के वोटर वोट करते हैं। और उनके लिए जो क्राइटेरिया होती है वोट की, वो वोट प्राप्त पाते हैं तो निर्वाचित और नॉमिनेट होते हैं। तो उसमें 25 लोग हुए, रीवा से 2 लोग हुए, दोनों ही निर्वाचित हुए। और अब परिषद का गठन होना है। परिषद के गठन के लिए जो नोटिफिकेशन है वो 21 नवंबर का है, 21 नवंबर 2020। तो अब 21 नवंबर को ये 25 लोग मिलकर एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए प्रतिनिधि चुनेंगे। इस चुनाव के बाद चेयरमैन जो होगा वो फिर अपनी काउंसिल का गठन करेगा, जैसे ट्रेजरार है, जैसे और बहुत सारी उपसमितियां हैं, उनका वो गठन करते हैं। एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, उसके सदस्य, और वो फिर सदस्य मिलकर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का चेयरमैन बनाएंगे। कई को चेयरमैन बनाने का प्रावधान है इसमें। और फिर डिसिप्लिनरी कमेटी होती है जो अनुशासन मेंटेन करती है पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं के बीच। वो 3 हैं, जहाँ जहाँ हाई कोर्ट की बेंचेज हैं वहाँ वहाँ हैं। तो ये चुनाव हमारा जो है 21 तारीख को होने वाला है। सर, एक बड़ी बात है, पूरे प्रदेश में आप थे, सब जगह अधिवक्ताओं से मिल रहे थे। एक मेजर प्रॉब्लम आपको क्या समझ में आई, जिस चीज़ पर बाकायदे अधिवक्ताओं के हितों के लिए काम होना बहुत ज़रूरी है, लॉ के हिसाब से भी, सोसाइटी के हिसाब से? क्योंकि जब विजिट में थे तब डिफरेंट टाइप के ओपिनियन भी मिल रहे होंगे। इनफैक्ट लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोसेस जो है एडवोकेट्स का, वो नहीं है, वो टोटल अभाव है। जज बनने के लिए ट्रेनिंग है, लॉ ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग है, लेकिन जब आप लॉ करके एनरोल हो जाते हैं और फिर आप आते हैं तो किसी सीनियर के अंडर में आप शुरू करते हैं वकालत। जितना आप सीख पाते हैं उतना सीख लेते हैं। तो सीखते क्या है, वो पार्ट सीखते हैं जो उनका सीनियर करता है। इनफैक्ट जो इथिकल वैल्यूज़ हैं, जो आपको काम करना है, कैसे काम करना है, आपका प्रोटोकॉल क्या होगा, आपका ड्रेस कोड क्या होगा, आपको कैसे बिहेव करना है सोसाइटी में, कैसे कोर्ट में, कैसे आपको, इस चीज़ का पूरा लैक मिला मुझे। मैक्सिमम लैक ये है। और इसमें एथिकल वैल्यूज़ में और एडवोकेट्स के ट्रेनिंग में बहुत काम किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि एडवोकेट्स को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी वकील का आप दुनिया में नाम सुनेंगे तो वो इसके लिए नहीं सुनेंगे कि उसके पास कितनी गाड़ियाँ थीं, उसके पास हवाई जहाज़ थे, उसके पास कोठी थी। उसका ये था कि अच्छे वकील थे। आप कभी भी सुनिए कि वो वकील बहुत अच्छे, बहुत रेनाउंड वकील। कभी ये नहीं सुने होंगे कि फलाने के पास 3 कोठियाँ थीं, है ना। तो वकील की जो भी प्रसिद्धि है, वकील का जो भी पूंजी है, वो उसका विजडम है। एंड दैट शुड बी नॉट ओनली रिस्टोर्ड, इसको इंक्रीज किया जाना चाहिए। अगर आप सोसाइटी को लाइटन करना चाहते हैं, सोसाइटी को अगर बढ़ाना चाहते हैं, किसी विद्वान ने कहा था कि अगर किसी शहर की माली हालत और समझदारी देखनी है तो वहाँ के लोगों को देख लीजिए, वकीलों को देख लीजिए। उन वकीलों का रहन सहन, उनकी संपन्नता, उनका व्यवहार समाज का प्रतिनिधित्व करेगा। अगर समाज धनी है, समाज प्रबुद्ध है, तो वकील आपका बहुत धनी और प्रबुद्ध मिलेगा। और समाज को प्रबुद्ध करने की दृष्टि में भी एक बहुत बड़ा गवर्निंग काम करता है वकील। और वकील तो अपने आप में एक स्वयंसेवी होता है, एक वॉलंटियर होता है, एक सोशल वर्कर होता है। और उसको ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि उसको सोसाइटी को सर्व करना है, वो अपने परिवार को पालने के लिए इस पेशे में नहीं आता है। सर, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट
बार बार चर्चाएं होती हैं कि अब साफ तौर पर इस पर काम होना शुरू हो। पहले भी देखा गया कि डिमांड थी, लगा कि प्रीवियस जो कार्यकाल था जो भी रहा उसमें सारी चीज़ें फुलफ़िल हों, गैप देखा गया। इस बार मैंने देखा कि आप जिस एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप एथिकल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, फिर आप पेंशन की भी बात कर रहे हैं, वकीलों को मजबूत बनाने की बात करें। कैसे इस चीज़ को ड्राफ्ट करेंगे, किस तरह से आगे बढ़ने की प्लानिंग है? इनफैक्ट पहले तो जैसे ये काउंसिल अपना कार्यकाल संभालेगी, तो मेरा तो सबसे पहले जो आग्रह होगा काउंसिल में, जो मेरा पहला प्रस्ताव होगा वो यही होगा कि अधिवक्ताओं को बीमारी में, अधिवक्ताओं को उनकी लाइब्रेरी के लिए और अधिवक्ताओं को वृद्धावस्था में पेंशन के लिए सरकार और बार काउंसिल दोनों मिलकर काम करें कि जो नए युवक आते हैं इस पेशे में उनको एक स्टाइपेंड मिले और लाइब्रेरी के लिए उनको मदद मिले, सरकार से भी और काउंसिल से भी। और फिर इसके बाद जो वकील यहाँ पेशे में है उसका एक ग्रुप इंश्योरेंस करो। जैसे किसी की तबीयत ख़राब है, पिता की तबीयत ख़राब है, बच्चे की तबीयत ख़राब है, वो मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ लाखों का बिल आता है। अब हमारे तहसील में, ज़िले में काम करने वाले, इवन कि हाई कोर्ट में भी काम कर, सुप्रीम कोर्ट में भी काम करने वाले सारे वकील फाइनेंशियली इतने रिनाउंड नहीं होते हैं कि वो लाखों का खर्चा बर्दाश्त करें। तो वो हमारी काउंसिल्स जो हैं वो एक ग्रुप इंश्योरेंस करा के, बहुत नॉमिनल प्रीमियम होता है, वो जमा करते रहें, उनके पास कार्ड रहे, वो जाएं अस्पताल में कार्ड दिखाएं और अपना इलाज करा लें। तो इस तरह का प्रस्ताव मैं लेकर आना चाहता हूं। और जहां तक एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की बात है, तो मैं ये समझता हूं कि समाज में जो भी समाजोन्मुख कार्य करने वाले लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जो सरकारी नौकर हैं, उनको तो 197 में प्रोटेक्शन है पहले से ही। लेकिन हम लोगों को, वकीलों को, पत्रकारों को, इस तरह के लोग जो समाज में फ्रंट लाइन में काम करते हैं और उनके साथ अगर कोई घटना दुर्घटना होती है या उनको कहीं मुकदमों में फंसाया जाता है, तो इन सब चीज़ों के लिए एक सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उनके पुनर्वास का, उनकी सुरक्षा का, इसके लिए, और उसी के लिए वो एक्ट है, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट। उसकी मांग है, बहुत दिनों से है। भाजपा की भी सरकार, कांग्रेस की भी सरकार, उन सब लोगों ने इसको एक पॉलिटिकल एजेंडे की तरह रखा है। जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि वकीलों को हम ये अभी पास करा देंगे, और पास हो नहीं रहा है। तो ये हमारी भी मांग है, सारे वकीलों की मांग है। मैं तो और बढ़ा के कहना चाहता हूँ कि समाज के और दूसरे भी जो समाज सेवी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, दे शुड बी प्रोटेक्टेड। सर, पुलिस का जो एटीट्यूड है एडवोकेट्स को लेकर, पिछले कुछ टाइम फ्रेम में देखा गया है कि कई बार कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि लगता है कि पुलिस का एटीट्यूड उतना पॉजिटिव नहीं रहा। इस दिशा में भी काम करने की कई बार ज़रूरत होती है कि कोऑर्डिनेशन भी ठीक हो और चीज़ें पुख्ता हो पाएँ, कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, और पुलिस का जिस तरह से बिहेवियर बीच बीच में देखा गया वकीलों को लेकर, वो उतना पॉजिटिव नहीं रहा। तो उसको लेकर क्या कोई ऐसा रोड मैप की उस दिशा में भी काम किया जाएगा, अवेयरनेस के पर्पज़ से भी काम किया जाएगा? मैंने जैसा आपसे कहा कि मेरे एजेंडे में ही था कि काउंसिल हमारी जो हो वो कोऑर्डिनेशन का भी काम करे इन टर्म्स ऑफ रिलेशन बिटवीन एडवोकेट्स एंड बेंच, जजेज, बार एंड बेंच, और दूसरा समाज के दूसरे जो भी काम करने वाली संस्थाएं हैं। एडवोकेट्स का जो पुलिस से थोड़ा क्लैश होता है, कई बार हमने देखा है, आपने भी देखा, ऑब्जर्व किया होगा। कई बार पुलिस शिकायत करती है कि वकील जाति करते हैं, कई बार वकील कहते हैं कि पुलिस जाति करती है। ये एक्सेप्शनल केसेस में छोड़कर अगर इथिकल वैल्यूज आ जाएगी तो वकील को तो हर कोई सपोर्ट करता है, एक शिक्षक का तो हर कोई सम्मान करता है, एक पत्रकार की तो हर कोई इज्जत करता है। अगर वो अपने में रहें, आप बिल्कुल सही सही साफ खबरें दिखाएंगे, पुलिस पुलिसिंग करेगी, वकील वकालत करेगा। वकील लोग जाते हैं पुलिस थानों में, घूमते रहते हैं, किसी काम के लिए चले जाते हैं। तो पुलिस के पास अगर वकील गया है तो उसका सम्मान पूर्वक पुलिस को पूछना चाहिए, रिस्टोर करना चाहिए उसको। इतना तो समझो ना भाई कि वो एडवोकेट है, और अगर किसी व्यक्तिगत काम से या किसी क्लाइंट के काम से आ गया है तो उसका उतना रिस्पेक्ट तो बनता है, उसको तो करना चाहिए। अगर ये पुलिस समझ ले तो कोई झगड़ा नहीं होगा। वकील अगर ये समझ ले कि हमको थाने नहीं जाना चाहिए, थाने में हमारा कोई काम नहीं है, हमको लाइसेंस थाने जाने के लिए नहीं मिला है, और जहाँ पर हमको थाने में अपने क्लाइंट के इंटरोगेशन में जाने के लिए अनुमति है कानून में, वहाँ पर हम जाएं। अगर वहाँ पर वो ऐसा लगता है कि एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है तो वहीं पर वहाँ एक हम लिख कर दे दें पुलिस को कि इंटरोगेशन रोक दीजिए, और कोर्ट में आकर शिकायत करें। बिल्कुल।
सर, रीवा की ओर आ रहा हूँ क्योंकि रीवा से आप हैं। सर, कोर्ट नए भवन में शिफ्ट होगा, यहाँ पे बहुत सारे कोर्ट ऑलरेडी चलते हैं, बार बार वकीलों का आना जाना होगा। बड़ी मांग चल रही थी कि ये कोर्ट यहीं रहना चाहिए, इसे शिफ्ट किया गया, वहाँ नया भवन भी तैयार हो गया, तो कहीं ना कहीं आने जाने में ही बहुत सारा वकीलों का समय खराब होगा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो यहाँ वर्किंग होगी, सारे ऑफिसेज या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए। देखिए, इसमें मैं जब व्यक्तिगत तौर से शामिल था, यहाँ पर पहले ज़मीन देखी गई थी एजी कॉलेज के पास। फिर उसके बाद आया कि यहाँ कोर्ट के आसपास ही बहुत सारे छोटे छोटे ऑफिसेज और कोर्ट्स हैं। गंगा कछार का ऑफिस है, ये 7-8 एकड़ की ज़मीन यहाँ हो रही थी, वो एक्वायर कर ली जाए। आपको जो बिल्डिंग बन रही है अभी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, वो बिल्डिंग बहुत अच्छी है, वहाँ पर जगह खूब ज़्यादा है। लेकिन एक प्रैक्टिकल दिक्कत जो भविष्य में आने वाली है वो ये है कि हम सभी लोग जो यहाँ काम करते हैं, तो यहाँ पर अगल बगल ही सारी अदालतें हैं। अगर वहाँ पर 6 किलोमीटर दूर एक वकील काम कर रहा है और उसको कमिश्नर के यहाँ आना है, उसको कलेक्टर के यहाँ आना है, उसको कलेक्टर से या एसपी से अपने क्लाइंट के लिए कोई दरख्वास्त करनी है, कोई ज्ञापन सौंपना है, तो उसके लिए उसको कोर्ट अलग हो जाएगी और ये सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। यहाँ पर बहुत सारी अदालतें, इट इज़ अ क्लब ऑफ कोर्ट्स कह लीजिए। फैमिली कोर्ट है वो नहीं जा रही, लेबर कोर्ट है वो नहीं जा रही है, आपके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो नहीं जा रहा है, कमिश्नर कोर्ट है वो नहीं जा रही है, तो केवल सेशन कोर्ट चली जाएगी। तो वहाँ से वो वकील परेशान होते हुए यहाँ आएगा। यहाँ पर तो पुकार हुई तो तुरंत जाके हाजिरी देकर फिर आ गया, और वहाँ से एक केस आया करके फिर लौट कर जाएगा, फिर यहाँ क्लाइंट बुला रहा है कि साहब बैठ गए साहब, फिर वहाँ का काम छोड़कर भागते हुए यहाँ आएगा। तो प्रैक्टिकली सारे वकीलों को, ना तो बड़े वकील, ना छोटे वकील, ना तो इसमें सीनियर ना जूनियर, ईच एंड एवरी, देखिए क्लाइंट कोई भी हो सकता है भाई। कोई बहुत बड़ा वकील है तो बड़ा क्लाइंट भी उसका आ गया कि भाई तहसील में हमारा काम है, कलेक्टर साहब के यहाँ ये काम है, उसको बहस करनी पड़ेगी, वो मना नहीं कर सकता है। तो वकील हैं हम, तो जो जो कोर्ट राउंड स्टैम्प कोर्ट्स हैं वहाँ हमको काम करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी, हम क्लाइंट को ना नहीं कर सकते हैं। और हमको आने जाने में एकदम से दूर हो गया, एकदम से अलग हो गया। जबलपुर में देखिए, हाई कोर्ट के ठीक बगल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शहर के अंदर बना है, इतना डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ हम बना सकते थे। हमारे लीडर्स, हमारे जो बार के नेता थे और बार काउंसिल के जो लोग थे यहाँ से चुने गए थे, उन लोगों का बहुत बड़ा लैक था, उन लोगों की बहुत बड़ी कमी थी, उन्होंने स्वीकार भी किया सार्वजनिक तौर पर, और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी तो। सर, एक आखिरी सवाल, अध्यक्ष का पद, जिस विज़न के साथ आप बढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा सपोर्ट सबका, क्योंकि जिस नवाचार की बात हो रही है, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, तो सीधे तौर पर अध्यक्ष पद के लिए आगे बढ़ रहे हैं आप? नहीं, मैंने जब चुनाव में मैं जब आया था तभी मेरा विज़न बिल्कुल क्लियर था कि मैं यहाँ कुछ देने के लिए आया हूँ, मैं अपने भाइयों के लिए, अपनी फ्रेटर्निटी के लिए कुछ करने के लिए आया हूँ। 25 वर्ष से मैं वकालत कर रहा हूँ, और वकालत में जो भी मुझे मिला है वो सब इसी फ्रेटर्निटी से मिला है। तो नाउ इट्स माय ड्यूटी एंड नाउ इट्स टाइम टू गेट इट बैक। तो अब उसमें मैंने पहले ही कह दिया कि पहली बात तो ये है कि अपनी इस परिषद का, जहाँ जनता के द्वारा वकीलों के लिए पैसा जमा किया गया है, उस सुविधा का, उस पैसे का उपयोग मैं अपने ऊपर नहीं करूँगा। तो एक तो सारी सुविधाएं मैंने त्याग दी बार काउंसिल की, वो लेना नहीं है मुझे। दूसरा, मैंने यह भी आग्रह किया है कि मैं कोई पद भी नहीं लूँगा इस बार काउंसिल में, और जो पदधारी होंगे उनसे मैं विनती करके, रिक्वेस्ट करके, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो मेरा विज़न है, जो योजनाएं हैं, उनको लागू करवाने का प्रयास करूँगा। तो इसलिए मैं किसी दौड़ में नहीं हूँ पद के, और मैं कोई चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ। चुनाव में शामिल हूँ, और काउंसिल पर मेरी बहुत बारीकी से नज़र है कि अच्छे लोग आएँ, उसके लिए मैं कोशिश भी कर रहा हूँ लगातार, और इसमें मुझे परिषद के अन्य सदस्यों का बहुत ज़बरदस्त सहयोग भी मिल रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा व्यक्ति आपकी परिषद का इस बार अध्यक्ष बनेगा। बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े चुनाव में साफ तौर पर अखंड प्रताप सिंह जी का कहना है कि अच्छे लोग चुनकर आएं, एक बड़े विजन के साथ काम हो, अधिवक्ताओं के हितों के लिए काम हो, इसी विजन के साथ वो काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।